नेक्स्ट हम करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस भी गिवन है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, कैसे कंट्री जो है चलेगी, ठीक है? तो इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में गिवन है? ये है पार्ट 18 में, ठीक है? हमने पार्ट किए थे ना, ये ओरिजिनल में 22 थे, फिर 25 है इस टाइम पे, ठीक है? उसमें से 18 नंबर पे जो है पार्ट, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस गिवन है, ठीक है? 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। इस पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360, ठीक है? इनके बीच में जो भी आर्टिकल है 352 से लेकर 360 के बीच में, वहां पे आपको मिलेगा इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड प्रावधान, ठीक है? आर्टिकल 352 से 360 तक कौन सा पार्ट है? पार्ट 18। दिस एनेबल द गवर्नमेंट टू मीट एनी अबनॉर्मल सिचुएशन। इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगती है? जब कुछ ऐसे मतलब कि सिचुएशन या कंडीशन हो कि उस टाइम कंट्री सही जैसे नॉर्मल काम करती है वैसे नहीं कर पाएगी, ठीक है? इमरजेंसी की सिचुएशन, अभी वो 3 केस में इमरजेंसी हो सकती है। कौन-कौन से केस हैं? जब कि बाहर वाली कंट्री के साथ हमारा कुछ, ठीक है, चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, देखो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, ठीक है? तो उस टाइम पे जो है इमरजेंसी जो है लगेगी, अगर गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है? दूसरा किस केस में इमरजेंसी घोषित हो सकती है? दूसरा है कि जो स्टेट है, वो सही से काम कर नहीं कर रही है, ठीक है? जैसे अभी मणिपुर में लगी थी प्रेसिडेंट रूल, है ना? कि जो स्टेट में गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर पा रही है, या सेंटर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उस तरह से काम नहीं कर पा रही है स्टेट, तो वहां पे भी इमरजेंसी रूल लग सकता है। तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि कुछ फाइनेंस को लेके जो है इमरजेंसी चल रही है कंट्री में, तो उस टाइम पे भी इमरजेंसी। तो 3 सिचुएशन में लगती है। फर्स्ट है कि या तो वॉर, दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहे हैं, है ना? आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, ठीक है? कि आर्म्ड रिबेलियन मतलब कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको हटा के आर्मी रूल में आ गई है ना? जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में और पाकिस्तान में चलता रहता है, ठीक है? तो इस केस में कौन सा आर्टिकल काम करेगा? आर्टिकल 352 काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट कौन किस कंडीशन में हो सकती है इमरजेंसी डिक्लेयर? जब स्टेट काम ना कर रही हो ढंग से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सेंटर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम ना करे, तो वहां पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? इसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये वाला वर्ड कि प्रेसिडेंट रूल। ये प्रेसिडेंट रूल समझने के लिए कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो स्टेट पे ज़्यादा हो जाती है, कि प्रेसिडेंट रूल करता है स्टेट पे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है प्रेसिडेंट रूल, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी मेंशन्ड है, ठीक है? यहाँ पे है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? ये आर्टिकल 360 में, ठीक है? फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बन रही है कंट्री में उस टाइम पे, तो कौन से 3 आर्टिकल हैं? 352 नेशनल इमरजेंसी बोल लेंगे हम इसको, कि वॉर की, एक्सटर्नल एग्रेशन की, आर्म्ड रिबेलियन की कंडीशन पैदा हो रही है, तो आर्टिकल 352, ठीक है? अगर प्रेसिडेंट रूल मतलब एक स्टेट जिस तरह से उसे काम करना चाहिए वो वैसे नहीं कर रही है, ठीक है? तो आर्टिकल 356 चलेगा, काम करेगा, ठीक है? और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 360, तो 3 है, 352, 352, 356 एंड 360, ठीक है? ये 3 आर्टिकल हैं। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है प्रेसिडेंट रूल और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? कहाँ पे गिवन है इमरजेंसी प्रोविजन? पार्ट 18 में गिवन है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, ठीक है? और 3 कंडीशन में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। 3 तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, ठीक है? ये नेशनल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? अभी ये ध्यान रखो कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? 1935 के एक्ट से, ठीक है? इमरजेंसी प्रोविजन हमने बोरो किया 1935 के एक्ट से। और इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है? इमरजेंसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही पड़ता है कि जो सिटीजन्स है ना उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कि अगर इस टाइम जैसे मान लो कि इमरजेंसी लगी हुई है इस टाइम पे, और इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि मेरा मुझे ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रहा है, मुझे कोर्ट में जाना है, तो मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जो इमरजेंसी लग रही है उसमें जो गवर्नमेंट है उसके पास फंडामेंटल राइट्स को भी रेस्ट्रिक्ट करने की पावर है,
कि नहीं मिलेगा भाई इस टाइम पे हमारे लिए हमारी कंट्री, हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये चल जाए, सर्वाइव कर जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो फंडामेंटल राइट उसके बाद देखेंगे, ठीक है? तो और तो ये फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करने का कि आपको नहीं मिलेंगे, ये कहाँ से आया था? ये जर्मनी से आया था। जर्मनी से लिया है हमने ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? और 1935 के एक्ट से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। अभी देखो फर्स्ट टाइप की इमरजेंसी हम करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में नेशनल इमरजेंसी। कौन-सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352, ठीक है? देखो नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होती है? तब वॉर की कंडीशन बन रही हो, है ना? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है? प्लस आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? इन 3 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। व्हाई? भाई क्यों? क्यों डिक्लेयर कर रहे हो नेशनल इमरजेंसी? ठीक है? इस नाम से भी पता लग रहा है कि पूरी कंट्री पे ही बना रही है, नेशन मतलब नेशन पे ही बना रही है, पूरी इंडिया पे, ठीक है? और वो कब बनेगी? जब दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, कोई दूसरी कंट्री एग्रेशन दिखा रही है ना? आर्म्ड रिबेलियन की पूरी इंडिया पे ही आर्मी का कंट्रोल हो गया, ठीक है? इन कंडीशन में। Why under Article 352, President can declare a national emergency when the security of India or part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. देखो आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी जब क्या इंडिया की सिक्योरिटी या फिर या तो पूरे इंडिया की सिक्योरिटी या फिर इंडिया की किसी पार्ट पे बन के आ रही है, ठीक है? वो थ्रेटन्ड है, खतरा है उसको किससे? वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर आर्म्ड रिबेलियन से, है ना? इन 3 चीज़ों से अगर खतरा है तो आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। हो गया वहाँ एक आंसर कि क्यों? क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी को देखते हुए, ठीक है? इन 3 वजह से इसलिए प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करता है। आर्टिकल कौन-सा? 352। अभी देखो इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन अगर देखो यहाँ पे 3 ग्राउंड पढ़े ना हमने, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अगर इन 2 की वजह से है तो वो तो एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी है क्योंकि बाहर की कंट्री कर रही है ना वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। और इमरजेंसी हो रही है आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, आर्मी आ रही है कंट्रोल करने कंट्री को, है ना? गवर्नमेंट को बोल रही है हटो, हटो अब हम आर्मी रूल करेगी। तो वो तो इंटरनल इमरजेंसी है कि कंट्री की आर्मी आके ही जो है गवर्नमेंट को हटा रही है, इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये इंटरनल इमरजेंसी है ना? ये इन 2 केस में एक्सटर्नल क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो रही है और आर्म्ड रिबेलियन में इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है? अभी देखो इट मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो या तो पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल होगी या फिर इसके किसी एक पार्ट पे, ठीक है? तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे इंडिया पे ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है? होती है, ठीक है? तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो किसी एक पार्ट पर भी एप्लीकेबल हो सकती है। 42nd CA enabled the president to limit the operation of national emergency to a specified देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या था नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में डिक्लेयर होती थी कि ठीक है कि एक बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगी पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसमें क्या आया कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किसी एक पार्ट पर भी एप्लीकेबल हो सकती है ना कि आप इंडिया में पूरे इंडिया पे ना लगाने की बजाय उससे किसी एक पार्ट पर भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। ये कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट अर्लियर पहले क्या होता था? पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे हम, ठीक है? जो आर्म रिबेलियन हो रहा है ना? उसको पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस तो बहुत ही मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस में तो तुम कुछ भी बोल दोगे कि ये सिचुएशन हमें ठीक नहीं लग रही है कंट्री में, तो हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मतलब इसमें बिल्कुल भी कुछ स्पेसिफाई नहीं था। कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, उसे कोई भी रीज़न लग रहा है, इस वजह से वो रीज़न देके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ और उसी टाइम पे 1975 में लगाई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी और उसने यही रीज़न दिए थे, ठीक है? उन्होंने यही रीज़न दिए थे इंटरनल डिस्टर्बेंस का, ठीक है? तो
कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी। तो फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसमें इसको चेंज करके कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं बोलोगे आप आर्म्ड रिबेलियन बोलोगे, ठीक है? आर्म्ड रिबेलियन चेंज कर दिया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. आप ही देख लो, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ये नहीं कि भाई नहीं नहीं कंट्री में मुझे नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो मैं लगा दूंगा, नहीं, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उन्हें कैबिनेट की परमिशन चाहिए, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी वो तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उन्हें रिटर्न रिकमेंडेशन मिल जाए कैबिनेट की। ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बोला। तो देख लो, इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट में हुए हैं? 44th में, है ना? 44th में ही इसमें मतलब कि किसी एक पार्ट पर आप डिक्लेयर कर सकते हो एप्लीकेबल होगी वो नेशनल इमरजेंसी, ये 42nd ने बोला था, सॉरी, ठीक है? और ये 44th ने बोला था। 44th ने दो चीज बोली कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म करके आर्म रिबेलियन लेके आ रहे हैं, ठीक है, वर्ड। और प्रेसिडेंट कभी डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी? जब वो कैबिनेट से रिटर्न रिकमेंडेशन उसको मिल जाए, ठीक है? कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड और बेस्ड ऑन इररिलेवेंट फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी तो वो जो चाहे मर्जी करे और इसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये चैलेंज की जा सकती है कोर्ट पे ऑन ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड एंड इररिलेवेंट फैक्ट्स, कि आपने जो फैक्ट दिए हैं वो तो है ही नहीं, जो आप बोल रहे थे वो सिचुएशन तो हमने देखी नहीं, वो तो सच था ही नहीं, तो इररिलेवेंट फैक्ट थे वो तो भी कोर्ट के पास मामला जा सकता है, और मैलाफाइड के केस में भी कोर्ट के पास मामला जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट में चैलेंज हो सकती है ये नेशनल इमरजेंसी। अभी देखो, ये हो गया, है ना, कि नेशनल इमरजेंसी कब, आर्टिकल 352, ठीक है, डील करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। तीन केस हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। अगर इन दो की वजह से तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे, इसकी वजह से है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से नहीं करता, कैबिनेट से रिटर्न रिकमेंडेशन उसको मिल जाएगी तो ही वो जो है डिक्लेयर करेगा। और इसमें ये पूरे इंडिया पे भी एप्लीकेबल हो सकती है या फिर किसी एक पार्ट पे भी एप्लीकेबल हो सकती है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसको चेंज करके आर्म रिबेलियन लिख दिया था, ठीक है? और इसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। ये था नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब देखो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कैसे, भाई जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए प्रोक्लेमेशन लेके आ रही है गवर्नमेंट, उसकी अप्रूवल की क्या प्रोसेस है वो देखो। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल देखो, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लेके आ रही है गवर्नमेंट, वो दोनों हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों में पास हो जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, ठीक है? 1 मंथ के अंदर वो पास हो जानी चाहिए दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन इन केस जब वो आया, ठीक है, जब वो बिल, जो भी प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का, वो आया, उस टाइम लोकसभा सेशन में नहीं थी, डिसॉल्व हो चुकी थी, ठीक है, उसके 5 साल कंप्लीट हो चुके थे। तो उस टाइम पर जो प्रोक्लेमेशन है वो थोड़ा और सरवाइव करेगा। कितना सरवाइव करेगा? जब लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग हो रही है ना, उसके 30 दिन के अंदर तक वो सरवाइव करेगा, ठीक है? देखो वैसे तो 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस को पास करना कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा अगर वो सेशन में है तो। लेकिन इन केस जब वो प्रोक्लेमेशन आया, ठीक है, उस टाइम लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी थी, ठीक है? तो लोकसभा जब फर्स्ट सिटिंग करेगी नेक्स्ट टर्म की, तो उसके 30 दिन तक वो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, ठीक है? If application by both houses, emergency continues for 6 months and can be extended to an indefinite period with an approval of the, देखो, अगर दोनों ही हाउस जो है वो अप्रूव कर दे कि ठीक है हमें इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही कंटिन्यू कर सकते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड, उन्हें हर 6 महीने में बोलना होगा, लाना होगा कि हमें कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू करनी है। लेकिन 6 महीने में उसको हर टाइम उसे एक्सटेंड करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन आप किस टाइम तक कर सकते हो? इंडेफिनिट पीरियड, 6-6 महीने करके आप इंडेफिनिट पीरियड जब तक भी नेशनल इमरजेंसी चालू रखनी है, रख सकते हो, ठीक है? इंडेफिनिट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ।
लेकिन आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल हर 6 महीने में चाहिएगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको बढ़ानी है इमरजेंसी, तो हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है? मस्ट बी पास बाय स्पेशल, ऑब्वियसली बात है, सिंपल मेजॉरिटी से इतनी बड़ी डिसीजन नहीं हो सकता, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है? इससे पहले सिंपल से था, लेकिन 44th ने इसको स्पेशल मेजॉरिटी से कर दिया, ठीक है? तो क्या है कि लोकसभा पार्लियामेंट्री अप्रूवल देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन। अगर लोकसभा उस टाइम डिसॉल्व है, ठीक है? काम सेशन में नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो लोकसभा जब अपनी फर्स्ट मीटिंग कर रही है, डिसॉल्व होने के बाद जब नई लोकसभा आ रही है, तो उसके 30 दिन तक भी वो जो प्रोक्लेमेशन है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है? अब और किस टाइम तक, मतलब कितने टाइम तक सरकार जो है नेशनल इमरजेंसी को रख सकती है? इंडेफिनाइट पीरियड, कभी तक भी रख सकती है वो, ठीक है? अब लेकिन उसको हर 6 महीने में पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिएगी, ठीक है? और ये काम स्पेशल मेजॉरिटी से ही होगा। अभी हम देखो, ध्यान रखो, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 352 एक टाइप की, 3 टाइप की करी थी ना हमने, ये 3 टाइप की करी थी ना, इसमें सिर्फ इसी की बात हो रही है अभी, ठीक है? अभी देखो, रिवोकेशन मतलब कब हटाने, हटाएँगे कैसे उसको? लगाने का हो गया, है ना? कि 1 महीने में पास हो जानी चाहिए, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो वो 30 दिन आगे भी सर्वाइव कर जाएगी और कभी तक भी आप उसको चला सकते हो 6 महीने के अप्रूवल के साथ और स्पेशल मेजॉरिटी से। अब उसको रिवोकेशन की बात आ रही है कि हटाने का क्या है? कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेज़िडेंट एट एनी टाइम, डज़ नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यहाँ पे देखो, जब लगानी है नेशनल इमरजेंसी उस टाइम तो कैबिनेट की अप्रूवल, रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन जब उसको रिवोक करना है तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है? उसे पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और अगर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हमें नेशनल इमरजेंसी हटानी है, तो भी प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, ठीक है? प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक प्रोक्लेमेशन if Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation, ठीक है? अगर लोकसभा प्रेसिडेंट को बोलती है कि हमें इसे रिजोल्व मतलब रिवोक करना है, खत्म करना है, अब बस हो गया, तो प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो, रिजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल, एक तो अप्रूवल जब अप्रूव करवाई थी नेशनल इमरजेंसी, एक जब उसको मतलब डिसअप्रूवल है कि रिवोकेशन खत्म करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो जब वो अप्रूव थी तो दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए थी। यहाँ पे सिर्फ लोकसभा की। जब उसको रिवोक करना है तो सिर्फ लोकसभा की अप्रूवल काम करेगी, ठीक है? राज्यसभा के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन जब अप्रूव हुई थी तब तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज़रूरत थी। अभी ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी से जब अप्रूव हुई तो स्पेशल मेजॉरिटी पड़ा, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है? लेकिन जब रिवोक करानी है तो सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाएगा। ये 2 डिफरेंस है, जब उसके अप्रूवल का टाइम था, जब उसकी डिसअप्रूवल का टाइम है, मतलब उसको रिवोक करने का है। ठीक है? कि अप्रूव में तो दोनों हाउसेस की परमिशन चाहिए, ठीक है? और स्पेशल मेजॉरिटी से होनी चाहिए। इसमें सिर्फ लोकसभा का काम कर देगी तो चल जाएगा और सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट करते हैं कि ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ लिया, पार्लियामेंट्री अप्रूवल पढ़ लिया, रिवोकेशन पढ़ लिया। अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या-क्या जो है अफेक्ट पड़ता है, कैसे कंट्री काम करती है, ठीक है? क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट पे, काम करने पे, उस पे, ठीक है? इफेक्ट ऑन लाइफ, देखो, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स, अभी देखो, पहले सबसे हम देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है, कि देखो, हम जो इंडिया है वो एक फेडरल नेशन है ना? फेडरल है, इसमें फेडरलिज्म काम करता है, मतलब कि सेंटर की पावर अलग से डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट की पावर अलग से डिफाइंड है ना? ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट की भी डिफाइंड है, ठीक है? तो यहाँ पे सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट मिलती है हमें, है ना? और स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट मिलती है, और जो दोनों में ही, मतलब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, एक तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना? कि इस यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर सिर्फ सेंट्रल लॉ बनाएगी, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स है उस पर दोनों, यूनियन भी और स्टेट भी, दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन प्रिवेल किसका करेगा? यूनियन का,
ठीक है? एक ही सब्जेक्ट पे अगर ये दोनों लॉ बनाए जो कि कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है? तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, हम यूनियन को मान लेंगे, ठीक है? तो अभी देखो सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब ये वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना उस पर भी फर्क पड़ जाएगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। वही देखो देखो 3 प्रकार से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, ठीक है? सेंटर स्टेट का रिलेशन की एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा? इन नॉर्मल टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है स्टेट को ओनली ऑन सर्टेन मैटर्स, कि कुछ एक मैटर पर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्या ये सिचुएशन और ज़्यादा आगे बढ़ती है और सारे मैटर पर सेंटर बिकम एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। वो किसी भी मैटर पे जो है डायरेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। पहले तो कुछ पे ही, ठीक है? कुछ पे ही डायरेक्शन दे रही थी, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, तो वो किसी भी मैटर पर स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है, भई ऐसे करो, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नो स हाँ, ये ध्यान रखना है नेशनल इमरजेंसी जब चल रही है कंट्री में उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती है पूरी। मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे ये मान लो कि यूनिटरी हो जाती है गवर्नमेंट, यूनिटरी कि सेंटर के पास पूरी पावर चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड नहीं होगी नेशनल इमरजेंसी के केस में, ठीक है? लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल अधीन चली जाएगी, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी लेकिन सस्पेंड भी नहीं होगी, ठीक है? ये एग्जीक्यूटिव। अभी देखो लेजिस्लेटिव पे क्या, पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट। हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया भाई जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर स्टेट लॉ जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ये भी बोल दिया कि अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है कंट्री में उस टाइम पर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर चली जाती है कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उन पर भी वो लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, हो गया ना यूनिटरी सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी रादर देन फेडरल। कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी बन जाता है रादर देन फेडरल। किस केस में? नेशनल इमरजेंसी के केस में। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव 6 मंथ्स आफ्टर। अब उसने नेशनल इमरजेंसी जब चल रही थी उस टाइम पर पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिए जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स गिवन थे उस पर लॉ तो बना दिए, ठीक है? लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, इनऑपरेट हो जाएगी, तो उसके 6 महीने बाद जो लॉ बनाए थे पार्लियामेंट ने वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम और उसके 6 महीने बाद ही काम 6 महीने तक ही काम करेंगे, ठीक है? हाँ, देखो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। अभी जो स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स गिवन हैं, उन पर जो लॉ बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई, मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो स्टेट लिस्ट में जो गिवन है स्टेट बनाती थी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, पार्लियामेंट बनाएगी। और जो ये लॉ बना रही है वो नेशनल इमरजेंसी जब चल रही है तब, और प्लस 6 मंथ्स और, मतलब नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक ही ये लॉ रहेंगे। उसके बाद 6 महीने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है कि इसको चालू रखना है इस लॉ को, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, वो लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये था लेजिस्लेचर। देखो अभी यहाँ पे 42nd Constitutional Amendment Act provided that these two consequences extends not only to state where emergency is in operation but also to any other state। कि ये जो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है कि यहाँ पे जो पावर है वो सेंटर के पास चली जाएगी, ठीक है? तो वो सिर्फ वहां पे नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ इंडिया ये है और सिर्फ यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, ठीक है? कि तो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में जो पावर है वो सेंटर के पास सिर्फ यहीं पे जाएगी, नहीं, ठीक है? यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी, ठीक है? यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं। 42nd Constitutional Amendment Act provide that these two consequences एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाले एक्सटेंड नॉट ओनली टू स्टेट वेयर इमरजेंसी इज इन, जहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है सिर्फ उसी स्टेट पर नहीं बाकी स्टेट्स में भी एक्सटेंड हो सकते हैं ये, ठीक है? अभी फाइनेंशियल में देखो, फाइनेंशियल में इमरजेंसी के टाइम क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिवेन्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया सेंटर में स्टेट में, ठीक है, वो भी वहां पे यूनिटरी हो जाएगा। यहाँ पे जो है हाँ, प्रेसिडेंट इसको चेंज कर सकता है भाई। अभी
सेंटर को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो वो स्टेट को ना भी दे उस टाइम, ठीक है? वैसे तो उसे देना होता है, ठीक है? लेकिन उस टाइम ना भी दे, ठीक है? तो वो प्रेज़िडेंट मॉडिफ़ाई कर सकता है। ही कैन आइदर रिड्यूस और कैंसल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। देखो वो रिड्यूस भी कर सकता है, कैंसल भी कर सकता है। जो सेंटर से स्टेट के पास पैसा जा रहा है उसको कम भी कर सकता है, उसको कैंसल भी कर सकता है, ठीक है? प्रेज़िडेंट। देखो सेंटर स्टेट रिलेशन पे यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम। जो स्टेट के पास पावर है ना वो भी पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड नहीं होगी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी। ठीक है? और ये जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं नेशनल इमरजेंसी के सिर्फ सिर्फ जहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है जिस स्टेट में सिर्फ वहीं नहीं बाकी स्टेट में भी एक्सटेंड होंगे। ठीक है? ये था इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है? अभी सेकंड देखो इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंटर स्टेट का रिलेशन तो देख लिया कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावर चली जाती है उसके पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कुछ बचता ही नहीं है उस टाइम पे। ठीक है? जो स्टेट लिस्ट में गिवन है सब्जेक्ट उन पर भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ठीक है? अभी देखो लोकसभा की लाइफ पर और स्टेट असेंबली की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जो लोकसभा की लाइफ है वैसे तो 5 साल की होती है लेकिन उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है इसकी नॉर्मल टर्म से 5 साल से ज्यादा भी। भाई हमें चाहिए काम करो तुम बैठ के नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है कंट्री में तो जो लोकसभा के टर्म है नॉर्मल टर्म 5 साल उसको बढ़ा सकती है वो। ठीक है? बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट लॉ पास करके। ठीक है? फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। वही है ना? जैसे नेशनल इमरजेंसी था ना कि इंडेफिनाइट पीरियड के लिए आप रख सकते हो लेकिन आपको हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए। वैसे ही लोकसभा को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो उसके कार्यकाल को लेकिन हर 1 साल में आपको अप्रूवल चाहिए। ठीक है? लॉ बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है? पार्लियामेंट में लॉ लाना पड़ेगा भई हमें जो लोकसभा का टेन्योर है उसे बढ़ाना है नॉर्मल टर्म को। ठीक है? और आप किसी भी इंडेफिनिट पीरियड तक उसको काम करवा सकते हो। ठीक है? बट दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। हाँ, जब नेशनल इमरजेंसी ही खत्म हो गई, नेशनल इमरजेंसी भई मान लो इस डेट को ठीक है कि 12 जनवरी 2025 को खत्म कर दिया नेशनल इमरजेंसी को तो उसके 6 महीने के बाद तक ही जो है आप लोकसभा का जो टेन्योर है वो रख सकते हो उसके बाद नहीं। ठीक है? तो ये एक्सटेंशन जो होगी वो नेशनल इमरजेंसी रिवोक होने के 6 महीने के बाद तक कंटिन्यू ही नहीं रख सकते हो आप। ठीक है? सिर्फ जो नेशनल इमरजेंसी चीज हो गई खत्म हो गई उसके 6 महीने तक ही आप कंटिन्यू कर सकते हो लोकसभा को। ठीक है? सिमिलरली विद ऐसे ही सेम जो लोकसभा के साथ हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ उसके कार्यकाल को भी बढ़ा सकते हो 5 साल से बढ़ा के ज्यादा कर सकते हो लेकिन आपको लॉ लाना पड़ेगा हर 1 साल में और कितने भी टाइम तक आप बढ़ा सकते हो लेकिन हर 1 साल में आपको अप्रूवल चाहिए लॉ लाना होगा। ठीक है? ये था लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ स्पेन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है? अब थर्ड है इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट। इंपॉर्टेंट। ठीक है? कि फंडामेंटल राइट्स कैसे अफेक्ट होंगे नेशनल इमरजेंसी के केस में। तो यहाँ देखो आर्टिकल 358 एंड 359 ये दो आर्टिकल हैं जो कि डील करते हैं उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर जो अफेक्ट पड़ता है उससे डील करने वाले दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 358 आर्टिकल 359। ठीक है? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये दो आर्टिकल बताएंगे। ठीक है? अभी देखो आर्टिकल 358 इनमें डिफरेंस समझो। आर्टिकल 358 सिर्फ एक ही आर्टिकल की सस्पेंशन की बात करता है वो आर्टिकल 19। इतना इम्पोर्टेंट है ना ये वाला 358 क्योंकि ये सिर्फ एक ही आर्टिकल के लिए इतना बहुत कुछ बोल रहा है। और आर्टिकल 359 जो बाकी बच गए ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अलावा उनके लिए काम बोल रहा है। ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखना है दो आर्टिकल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं होंगे नेशनल इमरजेंसी। भाई तुम नेशनल इमरजेंसी हो या कोई भी इमरजेंसी हो। ठीक है? 20 और 21 तो दोनों काम करेंगे इनको सस्पेंड नहीं कर सकते हो आप। 21 है राइट टू लाइफ है ना? राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी वाला पर्सनल लिबर्टी है ना? और राइट 20 है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला है ना नो डबल जेopardy वाला कि आप
मतलब आप यूँ ही किसी को भी पकड़ के खुद के अगेंस्ट ही गवाही नहीं दिलवा सकते हो और उसे वकील करने का वो मिलेगा, चांस मिलेगा, ठीक है? ये सब आर्टिकल 20। और मतलब कि आप किसी एक गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हो, ठीक है? आर्टिकल 20 एंड 21 ये 2 तो सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है? ये एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन वन लाइनर में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि 2 आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं किए जा सकते। इन ये एक्सेप्शन है, ठीक है? अभी यहाँ पे कई बार आर्टिकल 21, 22 लिख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 22 नहीं 20 और 21 ठीक है? 2 आर्टिकल। तो आर्टिकल 358 डील कर रहा है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है ना, स्पीच, एसोसिएशन फॉर्म करने की, रेजिडेंशियल की, घूमने मतलब मूवमेंट की, है ना? वो सब जो दे रहा है राइट कोऑपरेटिव फॉर्म करने की, वो सारे ठीक है? आर्टिकल 19 के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 358 और 359 बात कर रहा है अदर देन आर्टिकल 19 लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 क्योंकि ये सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है? अभी देखो, अभी हम करेंगे आर्टिकल 358, ठीक है? आर्टिकल 358 किसकी बात कर रहा है? सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 की बात कर रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है? अभी देखो आर्टिकल 358 में जो आर्टिकल 19 है, वो अपने आप ऑटोमैटिकली सस्पेंड हो जाता है। मतलब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई आर्टिकल 358 अपने आप जो है अफ़ेक्ट में आ जाएगा। इसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल इमरजेंसी मतलब कि आर्टिकल 19 गया, ठीक है? ऑटोमैटिकली सस्पेंड कर देता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नो सेपरेट ऑर्डर फॉर देयर सस्पेंशन इज़ रिक्वायर्ड कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, उसका मतलब ही यही है कि 358 काम मतलब अभी आ गया इफ़ेक्ट में और आर्टिकल 19 चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमैटिकली सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 19, ठीक है? व्हेन नेशनल इमरजेंसी ceases टू ऑपरेट आर्टिकल 19 ऑटोमैटिकली रिवाइव्स एंड कम्स इन फोर्स हाँ, जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है? रिवोक कर दिया नेशनल इमरजेंसी को, तो आर्टिकल 19 अपने आप वापस आ जाएगा। क्योंकि सस्पेंड अभी अपने आप हुआ है, तो अपने आप ही वापस आ जाएगा वो, ठीक है? एनी लॉ मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद आर्टिकल 19 ceases टू हैव इफेक्ट। हाँ, मतलब कोई भी इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और वो आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कर सकती है, लॉ लेके आ सकती है। हम नहीं जा सकते उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारे आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हो रहा है, कुछ करो। नहीं, उस टाइम नेशनल इमरजेंसी घोषित हो रखी है कंट्री में, ठीक है? तो आर्टिकल 19 तो मतलब बैठ गया वो तो कोने में जाके, ठीक है? नो रेमेडी लाइज़ फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के टाइम पे जो भी पार्लियामेंट जो भी कुछ कर रही है, लॉ लेके आ रही है, उसके लिए आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी बाद में, ठीक है? हो गया, भूल जाओ, ठीक है? तो आर्टिकल 358 किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की बात कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे और ये ऑटोमैटिकली सस्पेंड हो जाता है, इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, उसके बाद न आर्टिकल 19 अपने आप रिवाइव हो जाएगा और इफ़ेक्ट में आ जाएगा, ठीक है? इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, अगर इमरजेंसी के टाइम पे कुछ भी हो रहा है, उसके लिए बाद में कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है? और आर्टिकल 19 के वॉयलेशन में कुछ जा रहा है कोई भी लॉ, ठीक है? तो वो हम नहीं उसको बोल सकते कि वॉयलेट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो चुका है, उस टाइम नहीं मिल रहा फिर सिटीज़न्स को आर्टिकल 19, ठीक है? ये था हमारा इफ़ेक्ट, है ना? अभी इफ़ेक्ट में आर्टिकल 358 हो गया, अब है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 किससे डील कर रहा है? आर्टिकल 359 डील कर रहा है हमारा कि आर्टिकल 19 के अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सस्पेंड हो जाएँगे, है ना? अभी देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 restricted the scope of article 358 into two ways। अभी आर्टिकल 358 ठीक है? वो बोल रहा है कि आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, आर्टिकल 19 गायब। ये बोल रहा है आर्टिकल 358, ठीक है? अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि इमरजेंसी के लिए बहुत सारे प्रोविजंस लेके आया था, ठीक है? इसमें आर्टिकल 358 पे भी जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई? कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 उनको सस्पेंड किया जा सकता है ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल
आर्टिकल 19 को आप तभी सस्पेंड कर सकते हो जब जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है। एक्सटर्नल इमरजेंसी हुई कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। अगर वो आर्म्ड रिबेलियन है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 19 को सस्पेंड। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई कि ये जो बोल रहे हो ना कि आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में होगा, आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं होगा। ठीक है? दूसरी क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई? ओनली दोज लॉज व्हिच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट अदर लॉज। है ना? कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज हैं वही प्रोटेक्टेड हैं, बाकी लॉज नहीं। ठीक है? ये बोल रहे हैं ना कि कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। वो सिर्फ उन्हीं लॉज के लिए जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, बाकी कोई लॉज को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। मतलब उनको चैलेंज कर सकते हो आप, इनको नहीं कर सकते हो जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास कोई राइट नहीं है उस टाइम पे। ठीक है? ये 2 रेस्ट्रिक्शन। अभी देखो आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होगा? जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है, ना कि इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है? ये था आर्टिकल 358। 358 किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 19 की सस्पेंशन की, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब है आर्टिकल 359, देखो सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। अदर फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन। आर्टिकल 359 डील कर रहा है ना, वही तो आर्टिकल है। 358, 359 ये आर्टिकल 19 की बात कर रहा है कि सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बाकी जो बच गए आर्टिकल 19 के अलावा उनकी, लेकिन एक्सेप्ट 20 एंड 21। ठीक है, ये तो सस्पेंड होंगे ही नहीं। तो देखो आर्टिकल 359 authorizes president to suspend the right to move any court for enforcement of fundamental right during a national emergency। नेशनल इमरजेंसी के टाइम आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है? कौन सा 359 के अंदर कौन से आर्टिकल? जो आर्टिकल 19 के अलावा बाकी बच गए, लेकिन 20 और 21 नहीं। ठीक है? नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर। अभी देखो आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 सस्पेंड ही हो गया था, सस्पेंड हो गया वो। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है 359 के अंदर, ठीक है, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट ही, ठीक है, हमें उनकी एनफोर्समेंट नहीं मिलेंगे, वो सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है? वो रहेंगे, रहेंगे। ठीक है? आर्टिकल हमारे पास है वो फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उनकी एनफोर्समेंट के लिए हम नहीं जा सकते कोर्ट के पास। कहने के लिए होंगे, पर एनफोर्समेंट नहीं होगी, मतलब सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है? नॉट सस्पेंडेड। अभी देखो सस्पेंशन, सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी और फॉर अ शॉर्टर पीरियड। देखो जो आर्टिकल 359 है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट, ठीक है, सस्पेंड हो रही है, एनफोर्समेंट हो रही है, ना कि वो आर्टिकल खुद सस्पेंड हो रहे हैं। ठीक है? तो ये जो एनफोर्समेंट है उन फंडामेंटल राइट्स की, वो सस्पेंड कब तक? कि वो या तो पूरे जो नेशनल इमरजेंसी का टाइम है कि 2 साल इमरजेंसी चली तो वो 2 साल तक भी सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन उससे कम टाइम के लिए भी, वो तो पार्लियामेंट बताएगी, क्योंकि इसके लिए अलग से आपको जो है लॉ लेके आना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना होगा। 358 में वो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 359 में करने की जरूरत है। और वो या तो पूरे टाइम पे ही चलेंगे जितना टाइम नेशनल इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, या फिर शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। सस्पेंशन में एक्सटेंड टू होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, वही जो आर्टिकल 359 के अंदर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो रहे हैं, मतलब सस्पेंड नहीं, उनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड हो रही है, तो वो या तो पूरी कंट्री के लिए या फिर किसी एक पार्ट के लिए भी सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन 358 में जो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है वो पूरी कंट्री के लिए ही सस्पेंड हो रहा है। ठीक है? When order ceases to operate, any laws so made to the extent of inconsistency with fundamental rights ceases to have effect। ठीक है? तो जब ऑर्डर ceases to operate मतलब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो उस टाइम पर जो लॉ बने हैं और उस टाइम पर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है? तो उस टाइम उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के बाद तो हम जा सकते हैं, मतलब वापस मिल जाते हैं हम नेशनल इमरजेंसी के बाद, ठीक है? लेकिन रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है? वापस हमें वो राइट्स मिल जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो इमरजेंसी के टाइम पर जो भी एक्शन हुए हैं उनके अगेंस्ट हमें रेमेडी नहीं मिलेगी बाद में भी।
ठीक है? अभी देखो, जैसे आर्टिकल 358 को रेस्ट्रिक्ट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, ठीक है? ऐसे ही 359 को भी रेस्ट्रिक्ट किया है। कैसे? प्रेज़िडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ। हाँ, हम आर्टिकल 20 और 21 के लिए जा सकते हैं, बाकी किसी आर्टिकल के लिए नहीं जा सकते। किसी फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए नहीं जा सकते, लेकिन इन 2 के लिए जा सकते हैं। कौन-सा? आर्टिकल 20 और 21, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला है, ठीक है? कि आर्टिकल 20 और 21 तो हमें मिलेंगे ही, हम जा सकते हैं इनके लिए, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या कुछ हो, ठीक है? लेकिन बाकी आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए नहीं जा सकते। ओनली दोज़ लॉज़ व्हिच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड। वही, कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज़ हैं, सिर्फ़ वही प्रोटेक्शन में हैं, बाकी कोई लॉज़ नहीं। बाकी लॉज़ अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेट करेंगे तो हम जा सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ़ इमरजेंसी से रिलेटेड हो, सिर्फ़ उन्हीं के अगेंस्ट, ठीक है? हो गया। आर्टिकल 358 जो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहा है और ऑटोमैटिकली सस्पेंड कर रहा है। आर्टिकल 359 जो है बाकी आर्टिकल की एनफोर्समेंट नहीं देगा हमें, लेकिन 2 आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होंगे, इनके लिए हम जा सकते हैं, ठीक है? अभी देखो, ये था आर्टिकल 358, 359। अभी इनके बीच में डिफरेंस देखो, स्टेटमेंट बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 358 और 359 पे, ठीक है? तो देखो, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 कन्फाइन्ड टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल। सिंपल है, आर्टिकल 358 सिर्फ एक ही आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 19, कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 359 ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, है ना? कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो 19 के अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है? बाकी सारे जो भी हैं, ठीक है? 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है? 22, बाकी सारे 32 तक, ठीक है? लेकिन 20 और 21 नहीं। ऑटोमैटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा भई, यही तो बोल रहा था 358। यहाँ पे ऑटोमैटिकली सस्पेंड नहीं हुआ, इसके लिए आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ठीक है? समझ आ रहा डिफरेंस? कि ऑटोमैटिकली सस्पेंड हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी मतलब आर्टिकल 19 गया और यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है बस। अगर उन्हें बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड करने हैं तो उन्हें ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ठीक है? ऑपरेट्स ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी है उसी केस में ये ऑपरेट करेगा, इंटरनल इमरजेंसी के केस में नहीं। ये मतलब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? कि एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो ही आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, आर्म्ड रिबेलियन में नहीं, ठीक है? ऑपरेट्स इन केस ऑफ बोथ एक्सटर्नल इमरजेंसी एज़ वेल एज़, ये दोनों केसेस में होगा, ठीक है? सस्पेंड आर्टिकल 19 फॉर एंटायर ड्यूरेशन, ये एंटायर ड्यूरेशन नेशनल इमरजेंसी इतने पीरियड के लिए है तो आर्टिकल 19 भी इतने पीरियड के लिए गया हमारा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो अगर नेशनल इमरजेंसी इतने टाइम के लिए है तो हमारे राइट्स इतने टाइम के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है? सस्पेंड फंडामेंटल राइट फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? वो एंटायर ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है और उससे कम ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंट बताएंगे, ठीक है? अब एक्सटेंड टू द, ये पूरी कंट्री पे लागू होगा भई, आर्टिकल 19 पूरी कंट्री का चला जाएगा। ये यहाँ पे प्रेज़िडेंट ही बताएगा, जैसे ये बता रहा है कि कितने टाइम तक, वैसे ही प्रेज़िडेंट ये भी बताएगा कि किस पार्ट का चला गया और किस पार्ट का नॉर्मल ही कंडीशन चल रही है, ठीक है? तो सस्पेंड आर्टिकल 19 कंप्लीटली, पूरी तरह उसको क्या कर देता है, ठीक है? सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को पूरी तरह, कुछ नहीं मिल रहा हमें। यहाँ पे सा एनफोर्समेंट, ठीक है? सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इन 2 की नहीं जाएगी। ये 2 तो हमें हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। समझ आ गया 358 और 359 में डिफरेंस? ये आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की बात कर रहा है, ये बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके सस्पेंशन की बात कर रहा है, लेकिन 2 की नहीं, ठीक है? ये नहीं जाएँगे और यहाँ पे ये ऑटोमैटिकली ही सस्पेंड हो जाते हैं, ये ऑटोमैटिकली नहीं होते, ठीक है? और ये पूरी ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ये पूरी ड्यूरेशन के लिए भी हो सकते हैं और कम ड्यूरेशन के लिए भी वो प्रेज़िडेंट बताएगा। ऐसे ये पूरी कंट्री के पे लागू होता है, ये पूरी कंट्री पे नहीं, मतलब हो भी सकता है और उससे कम किसी एक पार्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है? और ये सिर्फ़ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में होगा, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी दोनों केस में होगा,
ठीक है? अभी कुछ सिमिलरिटी भी है। क्या सिमिलरिटी है? बोथ प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम चैलेंज टू ओनली दोज़ लॉज़ व्हिच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी। दोनों सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहे हैं, ठीक है? जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज़ हैं, बाकी लॉज़ के अगेंस्ट नहीं, ठीक है? अभी देखो, ये हो गया, हमने उसके इफ़ेक्ट देख लिए कि इफ़ेक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन पे, मतलब यूनिटरी सिस्टम हो जाता है, सारी पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती, ठीक है? और हमने देख लिया लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है वो बढ़ा सकते हैं 5 साल से ज़्यादा भी, लेकिन आपको हर 1 साल में आपको बताना पड़ेगा कि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? और फंडामेंटल राइट्स पर इफ़ेक्ट देख लिया आर्टिकल 358 और 359, ठीक है? अभी आज तक जो है 3 बार ही डिक्लेयर हुई है नेशनल इमरजेंसी, 3 बार, ठीक है? डिक्लेरेशन मेड सो फार, यहाँ पे सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। 3 टाइप की पड़ी थी ना, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है? और फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 डील कर रहा है, सिर्फ उसकी बात हो रही है, ठीक है? ये जो पूरी वीडियो थी सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की थी, ठीक है? डिक्लेरेशन मेड सो फार 1962 में डिक्लेयर हुआ है जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था, ठीक है? ये 1968 तक रही थी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? हुआ ना वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, उसी की वजह से, ठीक है? 1962 में। फिर 1971 में, ठीक है, पाकिस्तान ने अटैक किया था, उस टाइम पर भी एक्सटर्नल इमरजेंसी है दोनों, ठीक है? और 1975 में भी, ठीक है? ये 3 टाइम लगे, 1962, 1971, 1975, ठीक है? और ये तो 1968 में रिवोक हुई थी, ठीक है? और ये 1971 वाली और 75 वाली दोनों 1977 में रिवोक हुई है, ठीक है? ये 1975 तो इंटरनल इमरजेंसी थी जो अ, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लगाई थी, ठीक है? उसी के बाद जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल ने इंटरनल इमरजेंसी को बदल के उसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था, ठीक है? ये था आर्टिकल 352, जिसमें हमने आर्टिकल 358 भी किया, आर्टिकल 359 भी किया, ठीक है? कौन-सा नेशनल इमरजेंसी से कौन-सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 352। इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में गिवन है? पार्ट में कौन से? 18th में, ठीक है? अ, नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन-सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352, ठीक है? और इसके लिए जो पास होगा, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल? ऑब्वियसली स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है? जब अप्रूवल ले रहे हैं नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, तब स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन जब उसको रिवोक करना है, खत्म करना है, तो सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाएगा, ठीक है? जब अप्रूवल ले रहे हैं, तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अप्रूवल चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए, लेकिन लोकसभा अगर डिसॉल्व है उस टाइम पे, तो जब फर्स्ट सिटिंग पे बैठ रही है लोकसभा, उसके 30 दिन तक भी वो सर्वाइव करेगा बिल, ठीक है? और लेकिन उसके रिवोकेशन के टाइम पे सिर्फ आपको लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी से आप रिवोक कर सकते हो, ठीक है? ये था नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? आई होप समझ आया होगा। बाय, थैंक यू।